वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र पेपर 2 के बारे में। बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के पेपर 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी सामाजिक विज्ञान में शोध की जो विधियां होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पेपर 2 की अगर बात की जाए तो इससे पहले महासंग्राम का एक वीडियो पेपर 2 का ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो पार्ट 1 था। और आज का जो वीडियो है इसमें हम पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जितने भी प्रश्न आपके बच गए थे मैंने आपको बताया था कि इन प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। तो ये सोशियोलॉजी का पेपर 2 हो मतलब कि पार्ट 2 होगा। तो आइए अब हम आज के जो वीडियो होगा इस वीडियो के माध्यम से हम जो क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं और सवाल वगैरह वाले होते हैं, जैसे कि माध्य निकालना हुआ, मध्यमान निकालना हुआ, मध्यांक निकालना हुआ, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती, बहुलक क्या होता है, जो है प्राथमिक समंक क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सवाल जो होता है उसको कैसे हल किया जाता है उसके बारे में भी आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी परीक्षा जो है आज है या आपकी परीक्षा आने वाले समय में है तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जिनकी परीक्षाएं आज है, खास करके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर आज आपका पड़ेगा, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, बाकी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण होगा ही। ठीक है, तो कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप बस ये पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं उन प्रश्नों की तरफ जिनके बारे में हमको चर्चा करनी है। वैसे उससे पहले हमने कई प्रश्नों पर चर्चा कर लिया था, अभी मैं उनको भी दिखा दे रहा हूँ कितने प्रश्नों पर मैंने चर्चा करी थी, वो भी आप देख लीजिएगा। तो हमने शुरुआत के इन प्रश्नों पर चर्चा कर लिया था, जैसे कि आप देखेंगे सामाजिक अनुसंधान के बारे में हमने जान लिया था, इसका अर्थ समझ लिया था। आप वीडियो देख लीजिएगा। शुरुआत में मैंने ये थंबनेल लगा दिया था गलती से, तो आप लोगों ने कहा था कि सर जी जो है गलती से शिक्षा शास्त्र लिख गया था, इस पे समाजशास्त्र का था। तो आप ये वीडियो देखे होंगे, ठीक है। और ये देखिए दूसरा प्रश्न आपका था सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। सामाजिक अनुसंधान का महत्व, अन्वेषण शोध प्ररचना क्या होती है इसको समझाया था। निदानात्मक शोध प्ररचना क्या होती है इसको समझाया था। निदर्शन यानी प्रतिचयन किसे कहते हैं। वर्ग वर्णात्मक शोध प्रारूप क्या होता है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति क्या होती है। सहगामी अवलोकन क्या होता है। प्रश्नावली किसे कहते हैं। साक्षात्कार क्या है, ठीक है। माध्य किसे कहते हैं, इन सभी को मैंने आपको बताया था। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। प्रश्नावली क्या होती है, देखिए प्रश्नावली की अगर बात की जाए तो प्रश्नावली से अभिप्राय, मैं थोड़ा सा एक रिवीजन क्लास कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको समझ लें अगर ना जा पाएँ आप। तो प्रश्नावली से अभिप्राय होता है प्रश्नों की उस क्रमबद्ध तालिका से जो विषय वस्तु संबंधित सूचनाओं को एकत्र करती है और करने में मदद करती है। और इस प्रणाली का उपयोग विस्तृत क्षेत्र वाले शोध विषय में किया जाता है, कि शोध क्षेत्र बड़ा होता है तब इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो विषय वस्तु संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने में मदद करती है। ठीक है, कैथरीन कैरेट कहती हैं कि प्रश्नावली की रचना दो उद्देश्यों से करी जाती। पहला, सही संदेश वाहन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सही संदेश या सूचना पहुंचाने के लिए पहला, और दूसरा सही उत्तर पाने के लिए। सही संदेश वाहन की प्राप्ति उस समय मान ली जाती है जब सूचनादाता सर्वेक्षण के उद्देश्य को समझ लेते हैं, और सही उत्तर की उपलब्धि उस समय मान ली जाती है जब उनसे आवश्यक सूचना हम प्राप्त कर पाते हैं। जॉर्ज लुंडबर्ग कहते हैं कि मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं यानी मोटिवेशंस का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसके द्वारा शिक्षित लोग जो होते हैं इन मोटिवेशंस के अंतर्गत या प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए प्रकट करते हैं। तो ये होते हैं आपके एक प्रकार से प्रश्नावली। साक्षात्कार, जब एक प्रकार से आमने सामने संवार्ता होती है, वार्तालाप होता है या उत्तर प्रत्युत्तर होता है, तो उसी को साक्षात्कार कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया होती है साक्षात्कार, जिसमें साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारकृत यानी कि जो साक्षात मतलब कि इंटरव्यू लेने वाला है और जो इंटरव्यू देने वाला है, एक दूसरे के बीच मतलब कि ये उन्हीं दोनों के आमने सामने बैठ करके अपनी बातों को रखते हैं और संवाद करते हैं। ठीक है, गुडे और मार्ट कहते हैं कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। एम एन बसु कहते हैं कि एक साक्षात्कार को कुछ बिंदुओं पर व्यक्तियों के आमने सामने के एक मिलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार अगर देखें तो कहते हैं कि साक्षात्कार जो होता है एक प्रकार के एक मौखिक प्रकार की प्रश्नावली है। इसके अंतर्गत उत्तरदाता उत्तर लिखने के स्थान पर आमने सामने की स्थिति में बैठता है और विषयों पर चर्चा करता है, उत्तर देता है। क्लियर। संक्षेप में कह सकते हैं कि साक्षात्कार विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारकृत जो होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है
और अंतर क्रिया की एक प्रक्रिया होती है ये, और इसके द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करी जाती है। क्लियर? ये होगा आपका क्या, साक्षात्कार। आगे देखिए, माध्य से भी आपका प्रश्न आएगा। माध्य क्या है? माध्य की अगर बात की तो किंग इसकी परिभाषा देते हैं माध्य की, समानांतर माध्य की, कि समंक माला के पदों के जोड़ में उसकी संख्या के द्वारा भाग देने से जिस राशि की प्राप्ति होती है उसको ही माध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त परिभाषा। यानी कि अगर बात की जाए, कोई समंक माला है जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या किया जाए, इनकी संख्याओं को जोड़ दिया जाए, तो इनकी पदों की संख्याओं में जोड़ करके उनकी संख्या से भाग दे दे। उनकी संख्या मतलब कि कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो पाँच पाँच से आपको भाग देना है इनके जोड़ को। तो 1 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, 15 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी दी गई समंकमाला का जो समांतर माध्य होगा वो 3 होगा। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो माध्य की ये परिभाषा दी। घोष और चौधरी ने कहा कि माध्य एक ऐसी अकेली सरल अभिव्यक्ति होती है जिसमें एक जटिल समूह या विशाल संख्याओं का वास्तविक परिणाम अथवा सार केंद्रित होता है। क्लार्क और सैकाडे कहते हैं कि माध्य संपूर्ण संख्याओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक मात्र संख्या को प्राप्त करने का प्रयत्न होता है। तो ये होता है आपका माध्य। माध्यिका क्या होती है, इसको भी लगे हाथ समझ लेते हैं, फिर मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा। ये मैं तो पहले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, इस पर विस्तार से मैंने आपको बताया माध्य माध्यिका को समझा करके पूरा उदाहरण के माध्यम से। लेकिन अभी मैं प्रश्नों को भी मैंने रखा है, जो सवाल होते हैं उनको भी। तो अभी ये तो अगली वीडियो में ही चर्चा कर चुका हूँ मैं, मतलब पिछली वीडियो में। लेकिन फिर भी मैं एक रिवीजन के तौर पर इनको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप समझ पाएं फिर से। ठीक है? माध्यिका मैंने आपको बताई थी। माध्यिका माध्यिका क्या होती है, जब किसी समंक माला को आरोही या अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिखें चाहे बढ़ते क्रम में लिखें, रख करके मध्य पद को ज्ञात किया जाता है, तब उस मध्य पद के मूल्य को ही माध्यिका या मध्यांक या मीडियन अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है? किसी परिवार के 9 सदस्यों को उसकी आयु के अनुसार खड़ा किया जाए तो 5वें सदस्य की आयु माध्यिका कहलाएगी। ये इन्होंने बताया। अब देखिए, माध्यिका का सूत्र क्या होता है। माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2वां पद। ठीक है? ये सूत्र होता है इसका। मान लेते कोई श्रेणी दी गई है, जैसे कि मैं यहाँ पर रख दूँ, 1 मिनट के लिए मैं श्रेणी कोई रख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 5 6 7 8। ठीक है? अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इसकी माध्यिका क्या होगी, मध्यिकांक क्या होगा, तो कैसे निकालोगे इसमें। अब आपको सबसे पहली बात इसमें निकालने के लिए इसको एक श्रेणी में करना पड़ेगा। ठीक है? वैसे मतलब यहाँ पर मान लेते हैं मैं कर दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं कर दूँ, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर 9 कर दिया इधर। ठीक है? और मैंने इधर कर दिया एक प्रकार से, फिर 2 इधर मैंने कर दिया। ठीक है? अब देखिए आपकी कितनी संख्या, 3 3 6 एक 7 संख्या। अब इसको जोड़ करते हैं। अब देखिए सबसे छोटी संख्या मैंने 2 लिखी, फिर उसके बाद में सबसे छोटी 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9 आएगा। तो हमने क्या कर लिया, एक सीरियल से लिख लिया। चाहे आप घटते से बढ़ते क्रम में लिख लो, चाहे आप बढ़ते से घटते क्रम में लिख लो, बात एक ही है। अब ये एक सीरीज हो गई। अब हमको करना क्या है, n+1 कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, तो 7 हो गए n+1, यानी कि 1 करेंगे बटे 2 हो जाएगा। इस सूत्र से आता है 2। ठीक है? और एक एक प्लस करते हैं जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें, तो 7 और 1 8, 8/2 कितना हो जाएगा आपका, 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। अब चौथे नंबर पर जो होगा वही माध्यिका कहलाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पद का मान यानी कि 4वां पद यहाँ पर आप देखेंगे, तो 4वें पद पर कौन सा आपका 6, यानी कि दी गई श्रेणी में समंकमाला में जो 6 है वही माध्यिका है। ठीक है? क्लियर हो गई बात। ये सामाजिक अनुसंधान के चरण मैंने आपको बताए थे, ये प्रश्न जरूर आएगा। सामाजिक अनुसंधान के कई चरण होते हैं, जैसे कि विषय का निर्वाचन सबसे पहले कर लिया जाता है। किसी क्षेत्र का अगर आपको शोध करना है या किसी चीज़ में अन्वेषण करना है, खोज करनी किसी चीज़ की, ठीक है, या सामाजिक अनुसंधान करना है, बात एक ही है, सबका मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले जिस क्षेत्र का या जिस क्षेत्र में आपको शोध करना, अनुसंधान करना है, उस क्षेत्र का आपको चुनाव कर लेना चाहिए, पहली बात। फिर उसके बाद में अनुसंधान क्षेत्र का निर्धारण कर लें, कहाँ पर आपको अनुसंधान करना है। साहित्य का पुनरावलोकन कर लें, यानी कि उस विषय से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें साहित्य में लिखी हो या प्राचीन काल में कुछ हो चुकी हो, तो उनको पहले एक बार चेक कर लें, उनको पढ़ लें फिर से। उसके बाद में क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर लें, जिस क्षेत्र का आपको मतलब उसमें अन्वेषण करना है, खोज करनी है, उसको एक बार सर्वे कर लें, उसको देख लें। उसके बाद में इकाइयों को निर्धारित कर लें और परिभाषित कर लें, मतलब कि जो क्षेत्र है, अगर बड़ा क्षेत्र है तो छोटी छोटी इकाइयों में उसको बांट करके फिर उसका अन्वेषण करें, उसका शोध करें, खोज करें, तभी अच्छे तरीके से आप खोज शोध कर पाएंगे। इसके अलावा फिर उसके बाद में प्राक कल्पना का निर्माण कर लें। प्राक कल्पना मतलब होता है एक सांचा, एक एक मसौदा, या एक पहले एक एक खाका तैयार कर लेना कि भाई हमको किन जो है पहलुओं पर आगे बढ़ना है, एक योजना तैयार कर लेना, एक प्लानिंग कर लेना।
इसके बाद में सूचनादाताओं का चयन कर लेना कि कौन-कौन हमको सूचना देगा, कौन-कौन हमारे टीम मेंबर में काम करेंगे। सूचना स्रोतों का निर्धारण कर लें, कहाँ-कहाँ से हमको सूचना प्राप्त करनी है, उसको तैयार कर लें। अनुसंधान की पद्धति क्या होगी, इसको अपनाने के लिए आप अनुसंधान पद्धति को चुन लें। अध्ययन पद्धतियों और प्रविधियों का निर्माण कैसे करना है, पूर्व परीक्षण कर लें उसके बाद में। मतलब कि इसके अलावा दत्त संकलन है, दत्त माने जो होता है प्राप्त, जो हमको संकलन जो चीज़ें हमको पहले से प्राप्त हैं, उनको इकट्ठा कर लें। फिर जो तथ्य हमने इकट्ठा किए, उन तथ्यों का संपादन कर लें, संगठन बना लें, सांकेतिकरण कर लें, वर्गीकरण कर लें, सारणी में उनको एक सारणी में सजा लें। फिर तथ्यों का यानी कि जो हमको डाटा मिला हुआ है, जो उन डाटा को हम क्या करेंगे, उस डाटा को हम क्या करेंगे, तो जो हमको डाटा मिला हुआ है, उस डाटा का तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस तथ्यों पर, उसका निर्वचन करेंगे, तथ्यों का सांख्यिकीकरण विश्लेषण करेंगे और इसके अलावा अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी जो हमको अनुसंधान में प्राप्त होगा उसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे। उसके बाद में सामान्यीकरण यानी नियम बना देंगे, सैद्धांतिकरण यानी कि नियमों का प्रतिपादन करना ही इसका मतलब होता है। तो कुल मिलाकर के नियम बनाने के लिए, अनुसंधान करने के लिए इन सभी चरणों से आपको गुजरना पड़ता है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे ये भी पूछेगा सारडीएन क्या होता है। सारणी में आपको जो डाटा मिलता है, जो डाटा आप इकट्ठा करते हैं, उनको क्या करते हैं, देखिए दत्त प्रकरण के अंतर्गत दत्तों का संपादन, वर्गीकरण, श्रेणीकरण तथा सांकेतिकरण के पश्चात सारडीएन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब अधिकांश मात्रा में आंकड़े एकत्र हो जाते हैं तो दत्त सामग्री को संक्षेपित मतलब संक्षिप्त और तार्किक क्रम में कुछ प्रकारों में विन्यासित या एक प्रकार से कैटेगराइज या बांटना पड़ता है। इस कार्यप्रणाली को ही सारडीएन कहते हैं, अर्थात जब वर्गीकृत सामग्री की को तालिकाओं के रूप में स्तंभों और पंक्तियों में बांटते हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ हम बांटते हैं, ठीक है, कि चीज़ों को दिक्कत ना हो और सही तरीके से हम हर एक चीज़ को समझ पाएँ। जैसे आपका जो टाइम टेबल होता है वो कुछ आपका सारडियन टाइप का ही बटा हुआ होता है और टाइम टेबल में आप देख करके जान पाते हैं कि भाई यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का आपको दिया है, फिर यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम और यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर का। अब वहाँ फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, पेपर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, डेट बगल में दी गई है। तो इस तरीके से एक सरल तरीके से आप संपूर्ण चीज़ों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। तो उसी को सार्डियन कहते हैं। सार्डियन के द्वारा तथ्यों को सरलता और स्पष्टता आती तथ्यों में। इसके अलावा संख्यात्मक तथा मतलब तथ्य अधिक व्यवस्थित होकर के भली भांति प्रदर्शन के योग्य बन जाते हैं, तो ये सार्डियन होती है, ठीक है। इस तरीके से सांकेतिकरण मतलब होता है कि चिन्हित कर देना, संकेत या चिन्ह के माध्यम से कुछ चिन्ह प्रदान कर देना ताकि हम उस चीज़ को जान पाएँ दोबारा फिर से जब उसको देखें, ठीक है। सांकेतिकरण जो होता है, गुडे और हैट कहते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा तथ्यों को वर्गों में संगठित किया जाता है और प्रत्येक पद को वर्ग के अनुसार जिसमें वह आता है एक संख्या अथवा एक प्रतीक प्रदान कर देते हैं कि भाई ये प्रतीक में ये चीज़ें होंगी। यानी कि जैसे मान लेते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरी महासंग्राम वीडियो, महासंग्राम एक प्रतीक है। अब महासंग्राम में आपको पता होता है कि बहुत सारे प्रश्न उत्तर आपको मिलते हैं, तो महासंग्राम को आपने देखा तुरंत आपको पता लगा कि भाई इसमें सारे सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वही चीज़ होती है। तो इस तरीके से ये अनुसूची क्या होती है, गुडी और हेड कहते हैं कि अनुसूची प्रायः एक प्रश्नों के समूह के लिए उपयोग में लाए जाने वाला एक नाम होता है जो एक साक्षात्कारकर्ता के द्वारा अन्य व्यक्तियों से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं, वो होता है अनुसूची। तो अनुसूची प्रश्नों के समूह के लिए उपयोग करते हैं। प्रश्नों का एक समूह होता है, उस समूह को एक प्रकार से ये जो साक्षात्कारकर्ता होता है वो एक प्रकार से क्या करता है, व्यक्तियों को आमने सामने बैठाता है और पूछता है कि भाई क्या सही होगा, तो आप बताओगे कि भाई ए सही है, बी सही, तो आप ही उत्तर भरोगे, ठीक है। तो अनुसूची अनेक प्रश्नों की एक ऐसी लिखित सूची होती जिसे लेकर के अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के पास स्वयं जाता है और विभिन्न प्रश्नों को पूछ करके स्वयं ही उनके उत्तर का आलेखन करता है। इसका मतलब यह है कि अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक द्वारा कभी भी प्रेषित नहीं किया जाता है, बल्कि यह साक्षात्कार का एक सरल माध्यम होता है कि वहाँ पर जा करके और उनसे सारी चीज़ें पूछ ली जाती है उनके बारे में। जैसे आजकल आप देखते हैं टीवी वगैरह पर न्यूज़ चैनल में जो एंकरिंग करते हैं लोग, वो एक पर्चा लिए हुए होते हैं, उसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए होते हैं और वो पूछते हैं उनसे डायरेक्ट जा करके बैठ करके, तो वो क्रिया होती है अनुसूची की क्रिया। आपके समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा। आप देखें सामाजिक सर्वेक्षण भी आपका प्रश्न आने वाला है कल, मतलब आज, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है? सामाजिक सर्वेक्षण वह प्रणाली होती है जो किसी सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना का क्या करती है, वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण करती है। और इसके अलावा सामाजिक सर्वेक्षण को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम बोगाडस की परिभाषा देखेंगे, मार्क्स एम्ब्रस की परिभाषा देखेंगे और बेल्स की परिभाषा देखेंगे। बोगाडस कहते हैं कि मोटे तौर पर एक सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है एक विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन, कार्य करने की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनसे रिलेटेड होता है, तथ्यों को संकलित करता है, तो ये होता है सामाजिक सर्वेक्षण।
मार्क्स एम्ब्रस कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम, एक समुदाय की बनावट और क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के संबंध में संख्यात्मक तथ्य संकलित कर पाते हैं। किसी एक समुदाय के बारे में, वो समुदाय कैसा है, उनकी वो क्या क्रियाएं करता है, उसका सामाजिक पहलू कैसा है, उसका उसके बारे में संबंध मतलब संख्यात्मक और डाटा जो होता है उस समुदाय के बारे में हम जान पाते, तो वो होता है आपका सामाजिक सर्वेक्षण। ठीक है, एक सर्वे करते हैं हम। ठीक है, जैसे जनगणना भी एक सर्वे है, जनगणना में कई प्रकार की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो सब सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। बेल्स महोदय कहते हैं, बेल्स महोदय क्या कहते हैं, बेल्स महोदय कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रकार का तथ्यों की जानकारी हेतु किया गया अध्ययन होता है, जिसका संबंध मुख्यतः श्रमिक वर्ग की गरीबी से एवं समुदाय की प्रकृति और समस्याओं से होता है। ठीक है, तो ये होती है सामाजिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो ये सामाजिक सर्वेक्षण होता है। तो इस तरीके से ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। समानांतर माध्य वही चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो अब प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है, जिसके बारे में हमको चर्चा करनी है। आपका जो प्रश्न है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कहाँ हम लोग पहुंचे थे, मैं एक बार देख लूं कहाँ तक मैं पढ़ा चुका था आपको। तो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था भैया। हाँ, एक मिनट। चलिए, मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था भैया, मैंने आपको अनुसूची वहाँ तक पढ़ा दिया था, जो है अनुसूची तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अनुसूची तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब यहाँ पर हमको पढ़ाना था, क्या पढ़ाना था भाई, देखिए अनुसूची तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। हमको अब आगे बढ़ना था यहाँ पर देखिए यहाँ पर अनुसूची मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब यहाँ पर हमको पढ़ाना था क्या, निगमन पद्धति क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ से हमको चर्चा करनी थी। अब आइए हम यहाँ से चर्चा करते हैं तीव्र गति से और विस्तार से, सरल सरल तरीके से। ठीक है, निगमन पद्धति क्या है, समझेंगे तीव्र गति से। निगमन पद्धति की बात की जाए तो निगमन पद्धति के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का निरूपण कर लेते हैं। सामान्य सत्य क्या होता है, सामान्य सत्य एक प्रकार से जैसे किसी समूह के लिए अगर हम कोई चीज़ कहते हैं, तो उस समूह में आने वाले लोग जो होते हैं उससे प्रभावित होते हैं और उनके बारे में भी वो बात हम कह सकते हैं। जैसे कि यदि हम सामान्य मान्यता या सत्य को स्वीकार करें कि मनुष्य जो है एक मरणशील प्राणी है, तो हम इस तर्क के आधार पर यह कह सकते हैं कि विशिष्ट निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि राम एक मरणशील प्राणी है, क्योंकि वह भी मनुष्य है। यानी अगर हम कह सकते हैं कि भाई मनुष्य जो होते हैं वो धोखेबाज होते हैं, तो भाई मनुष्य धोखेबाज है। मनुष्य में जो है राम भी आता है, मुकेश भी आता है, सुरेश भी आता है, दिनेश भी आता है। तो कहीं ना कहीं पे हम ये कह सकते हैं कि दिनेश भी एक प्रकार से क्या है, धोखेबाज है। लेकिन ये सभी के मामलों में खरा नहीं उतरता, ये धोखेबाज वाला पोर्शन मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मरणशील प्राणी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने निष्कर्ष निकाला कि भाई सुरेश मर गए, दिनेश मर गए, मुकेश मर गए, सुरेश मतलब कि तमाम प्रकार के ABCD जेड तक लोग सब मरते के चले गए। आप भी देख रहे हैं, आपके पिताजी ने भी देखा लोगों को मरते, और लगातार ऐसे मरते रहेंगे लोग। तो हमको ये एक बात पता चली कि भाई जो है इस तरीके से मनुष्य जो है क्या है, मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, सभी को पता है कि भाई एक ना एक दिन मर जाना है। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हो कि भाई रमेश भी मर जाएगा एक दिन, सुरेश भी मर जाएगा एक दिन। ठीक है, अब इसमें रमेश सुरेश किसी का नाम होगा तो आप चिढ़िएगा मत, क्योंकि ये मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, ये एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक जैसे राम एक मरणशील प्राणी है, तो चूंकि वह एक मनुष्य है, और इसीलिए सबसे पहले सामान्य तर्क क्या था कि भाई जनता या सामान्य जनता जो है या सामान्य मान्यता क्या है कि ये एक सत्य स्वीकार है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। तो उस आधार पर आप कह सकते हैं भाई जितने मनुष्य सभी मर जाएंगे, कोई अमर थोड़ी ना पैदा हुआ है। तो इस दृष्टि से आप कहेंगे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी विशिष्ट चीजों के बारे में कि भाई ये व्यक्ति भी मरेगा। ठीक है, फलाने व्यक्ति भी मरेगा, क्योंकि मनुष्य ही मर जाएगा तो फलाने भी मरेगा। तो ये होती है आपकी निगमन पद्धति। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक सर्वेक्षण तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या होती है, वह प्रणाली है जो किसी सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना का वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण करता है। सामाजिक सर्वेक्षण को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए विद्वानों की परिभाषाओं को आपने देखा। ठीक है, यहाँ पर एक परिभाषा रह गई थी सिन पायो यांग की, उसके बारे में समझ लेते हैं। सिन पायो यांग कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामान्य रूप से व्यक्तियों के एक समूह की रचना, गतिविधियों एवं रहन सहन की दशाओं की जांच पड़ताल करता है। ठीक है, सामान्य रूप से कोई व्यक्तियों का एक समूह है जो कहीं पर रह रहा है, तो उस समूह की रचना कैसी है, उनकी गतिविधियां क्या क्या होती हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उन्हीं सभी स्थितियों को यानी उनकी दशाओं को जांचना पड़तालना ही सामाजिक सर्वेक्षण होता है, सामाजिक सर्वे जिसको आप कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, रचनात्मक योजना के उद्देश्य से किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है। बिल्कुल ये परिभाषाएं आपकी सटीक होती हैं। ये है आपका सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वे अंग्रेजी में सोशल सर्वे।
22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न बढ़िया है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध प्ररचना क्या है? तो सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकल अनुसंधान पद्धति भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला की शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग एवं अनुकूलन है। मतलब कि जैसे भौतिक विज्ञान में होता है प्रयोगशाला या प्रैक्टिकल वाला सिस्टम, वैसे ही यहाँ पर भी सामाजिक विज्ञानों में भी ये होने लगा है आजकल। ये समस्त विधियों में सर्वाधिक निश्चित होती है, वस्तुनिष्ठ होती है और कठिन पद्धति होती है। हालांकि ये तथ्य जो होता है इसके सत्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, और इसीलिए इस पद्धति का प्रयोग वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत किया जाता है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान उच्च कोटि की प्रामाणिकता पर आधारित और शुद्ध होता है, सरल होता है। मतलब सरल नहीं, जटिल होता है, लेकिन एक प्रकार से सत्य होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होता है प्रयोगात्मक शोध प्ररचना। और विद्वान है एक एकाफ महोदय, उन्होंने कहा कि परीक्षण तथा मतलब परीक्षण अथवा प्रयोग जो होता है प्रैक्टिकल, एक क्रिया होती है और एक प्रक्रिया, एक ऐसी एक क्रिया है और प्रक्रिया भी है जिसमें क्या होता है, हम पूछताछ करते हैं। ठीक है, चैंपियन कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है, चैपेल क्या कहते हैं, चैपेल कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में परिमाणा मतलब कि परीक्षणात्मक प्ररचना की धारणा नियंत्रण की दशाओं में अवलोकन के द्वारा मानव संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है। व्यवस्थित मतलब एक क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल में क्रमबद्ध अध्ययन पर फोकस करता है। चूंकि क्रमबद्ध अध्ययन जब होगा तो ऐसा अध्ययन को हम लोग वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत मानते हैं। तो चूंकि सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और प्रयोगात्मक जो एक प्रकार से विधि है वो वैज्ञानिक विधि होती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत शोधकर्ता यह गवेषणा करना चाहता है कि किन परिवर्तियों की उपस्थिति में कोई घटना घटित होती है। कार्य कारण संबंध जानने के लिए यह दोनों ही पक्षों की गवेषणा करता है। तो ये होता है एक प्रकार से जो है प्रयोगात्मक शोध प्ररचना। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। समानांतर माध्य क्या है? इसके बारे में मैंने आपको समझाया भी था, समानांतर माध्य क्या होता है। फिर से समझ लें, समानांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य को मध्यमान भी कहा जाता है। ठीक है, और किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों का योगफल को उनके संख्याओं से अगर भाग दे देंगे तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही मध्यमान कहते हैं। मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको अभी अभी समझाया था, आप लोगों ने उसको देखा होगा। अभी मैं इस पर 2-3 प्रश्नों को रखूंगा और उन पर चर्चा करूंगा, सवाल लगवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। होरेक्स सेक्रिस्ट कहते हैं कि एक समंक श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या मध्यमान कहलाती है। प्रोफेसर F.C. मिल्स कहते हैं कि अंकगणितीय माध्य किसी वितरण का समतोलन केंद्र होता है। ठीक है, मध्यमान का संकेत यम है, अर्थात इसको मध्यमान को यम अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है समानांतर माध्य। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राथमिक समंक क्या होता है? प्राथमिक समंक से आशय उन समंकों से है जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किए जाते हैं। मतलब कि जो अनुसंधानकर्ता होता है वो क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करता है डाटा को, या प्राथमिक समंक उसी को बोलते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता स्वयं जा करके प्रत्यक्ष रूप से खुद ही एकत्रित करता है, इकट्ठा करता डाटा को और प्रथम बार प्रयोग में लाता है उन डाटा को, तो उसको प्राथमिक समंक बोलते हैं। ये समंक व्यक्तियों के द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं या फिर साक्षात्कार के द्वारा या अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। और इसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है वो स्वयं जाता, चाहे प्रश्नावली के माध्यम से पूछे, चाहे साक्षात्कार करे, इंटरव्यू करे, और चाहे अनुसूची के माध्यम से वो उत्तर को जांचे, वह उसके बारे में जानकारी प्राप्त करे, उसी को प्राथमिक समंक बोलते हैं। ये समंक प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्यक्ष निरीक्षण मतलब आमने सामने बैठ करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि इन समंकों को अध्ययनकर्ता अपने उपकरणों के माध्यम से पहली बार एकत्रित करता है। तो ये होते हैं प्राथमिक समंक। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उपकल्पना क्या होती है? तो उपकल्पना एक ऐसा कथन है जो किसी सिद्धांत, उपमा, संस्कृति या व्यक्तिक अनुभव से प्राप्त होता है, किंतु इसमें एक ऐसी नई बात कही जाती है उपकल्पना में जिसकी सत्यता की जांच पड़ताल की जानी बाकी होती है। उपकल्पना से ही अनुसंधान के विषय को निर्दिष्ट किया जाता है। और एक प्रकार से उपकल्पना का मतलब होता है कि बोले तो कल्पना से पहले या नियम बनाने से पहले की एक योजना, एक साँचा जिसमें आपको योजना चलानी है, जिस आधार पर हमको योजना बनानी है, जिस आधार पर हमको शोध करना है, वो एक आधार उपकल्पना प्रदान करती है। तो जिसकी शोध या जिसमें एक प्रकार से जिसको चेक करना या जिसकी प्रामाणिकता पर कोई पुष्टि नहीं होती है, तो वो चीज़ उपकल्पना कहलाती है। यानी एक ऐसी कल्पना या एक ऐसा सिद्धांत या जिस पर क्या होता है, जिसकी जांच अभी बाकी होती है,
जिस पर मोहर फाइनली नहीं लगी होती है, उसी आधार पर लोगों को काम करना होता है, तो वो होती है उपकल्पना। ठीक है, आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। वैज्ञानिक पद्धति के चरण। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? तो जो पद्धति सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करती है, ठीक है, तो वो पद्धति वैज्ञानिक पद्धति होती है। पीबी यंग कहती हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के निम्न चरण होते हैं। पहला चरण होता है अध्ययन समस्या का निरूपण करना। भाई जो अध्ययन करते समय समस्या आ रही है, उन समस्याओं का निरूपण करती है वैज्ञानिक पद्धति। सबसे पहला काम ये करती है कि भाई शोध करते समय जो कमियां या फिर जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को क्लेरिफाई करना कि भाई समस्या क्या आ रही है, ठीक है, उनको मॉडिफाई करना, मतलब उनको एक प्रकार से क्या करना, क्लेरिफाई करना कि भाई समस्या क्या है। इसके अलावा दूसरी बात उपकल्पना का निर्माण। उपकल्पना मतलब पहले से एक योजना, एक प्लान बना लेना कि भाई इस वे में हमको आगे बढ़ना है, इस प्लान के साथ आगे बढ़ना है। इसके अलावा तथ्यों का संग्रह करना, जो डाटा मिलता है, जो हमको जानकारी मिलती है, फैक्ट जो मिलते हैं, हमको तथ्य मिलते हैं, उन तथ्यों को हम इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा। इसके अलावा तथ्यों का व्यवस्थित लेखन करते हैं। तथ्य जो हमको मिला उसको व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध रूप से सजाते हैं। इसके अलावा तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं। एक जैसे तथ्यों को एक कॉलम में, एक पंक्ति में रखते हैं, दूसरे तथ्यों को दूसरे, गुण वाले तत्वों को दूसरे पंक्ति में, या तीसरे प्रकार के जो क्वालिटी वाले गुण, मतलब क्वालिटी या एक प्रकार से विशेषता वाले जो तथ्य होते हैं, उनको अलग अलग श्रेणी में हम बांट लेते हैं। इसके अलावा फिर छठी बात में वैज्ञानिक समन्वयीकरण करते हैं, यानी कि एक वैज्ञानिक तरीके से एक हम नियम बनाते हैं, समन्वयीकरण करते हैं। नियम बनाना या समन्वयीकरण करना मतलब एक प्रकार से उसकी शोध को आप बता देना कि भाई ये शोध हुआ है, निष्कर्ष बताना। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है अवलोकन किसे कहते हैं? अवलोकन मतलब होता है देखना। तो वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रविधि होती है, एक मेथड होता है अवलोकन। अवलोकन के द्वारा डाटा को इकट्ठा किया जाता है। मानवीय जीवन में प्रारंभ से लेकर के अंत तक ज्ञान अर्जन करने का यह सर्वप्रथम तरीका या सबसे पहला साधन माना जाता है। अवलोकन के द्वारा तथ्यों को इकट्ठा करना, डाटा को इकट्ठा करना, जानकारी बटोरना। अवलोकन प्रविधि के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक घटनाओं को नेत्रों के द्वारा यानी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है, और उनमें विद्यमान कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है कि भाई ये घटना किन कारणों से हुई है, कैसे घटित हुई, ये आंखों से देख करके आप पता लगाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे संरचित प्रश्नावली क्या होती है? संरचित प्रश्नावली किसे कहते हैं? तो संरचित प्रश्नावली सामाजिक सर्वेक्षण अथवा अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली वह प्रश्नावली होती है जिसकी रचना वास्तविक अध्ययन आरंभ होने से पहले ही कर ली जाती है, और साधारणतः बाद में इनमें या इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। पीबी यंग ने कहा कि संरचित प्रश्नावलियां वे होती हैं जिनमें निश्चित, स्पष्ट तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों का स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न जो कि पहले से निर्धारित तो हैं कि भाई प्रश्न कैसे होंगे, कौन से प्रश्न पूछना है, और पहले से निश्चित होता है, उद्देश्य स्पष्ट होता है, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर कुछ तो पता होते, कुछ नहीं पता होते, तो उनकी भी उत्तरों की जांच करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, उन उत्तरों को उसको चेक करने के लिए ये संरचित प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। तो ये होती है संरचित प्रश्नावली। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तथ्य किसे कहते हैं? डाटा। तथ्य जो होता है किसी घटना से रिलेटेड ऐसी जानकारी होती है जिसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाले जाते हैं या जा सकते हैं। सिद्धांत की जांच की जा सकती है इन तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर। तथ्य या सामग्री या समंक जिसको बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में डाटा बोलते हैं। ठीक है, और यह जानकारी ज्ञात या उपलब्ध आंकड़ों, सामग्री या सूचनाओं के रूप में होती है डाटा। ठीक है, तो डाटा के द्वारा ही हम हर एक चीज़ को जांच परख पाते हैं। डाटा ना हो या जानकारी ना हो, सूत्र ना हो, तो फिर हम एक प्रकार शोध नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है, बहुलक क्या है? बहुलक की अगर बात की जाए तो बहुलक जो होता है श्रेणी का वह पद होता है जो अधिकतम बार आता है किसी श्रेणी में, यानी यह श्रेणी के बहुल मूल्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि या प्रारूपिक प्रतिनिधि होता है। यह एक ऐसा मूल्य होता है जो सचमुच फैशन कहा जा सकता है। ठीक है, इसकी परिभाषा दी है क्रॉक्सटन और काउडन ने। कहा कि एक वितरण का बहुलक वह मूल्य होता है जिसके निकट की श्रेणी की इकाइयां अधिक से अधिक केंद्रित होती हैं। उसे मूल्यों की श्रेणी का सबसे अधिक प्रतिरूपी माना जाता है, जो कि कई बार वही अंक बार बार दोहरा करके आता है, तो वही होता है बहुलक। कैनी तथा कीपिंग के अनुसार अगर देखें तो कहते हैं कि बहुलक क्रमबद्ध मूल्यों में वह मूल्य है जिसमें सबसे अधिक अभिवृत्तियां होती हैं।
उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुलक एक श्रेणी का वह मूल्य होता है जो किसी अन्य मूल्य की अपेक्षा अधिक बार आता है। जैसे मान लेते कोई श्रेणी है, अगर मैं आपको एक सरल तरीके से बताऊं, जैसे कि 3, 5, 2, 3, 4, 3, 6, 3। अब देखिए इस श्रेणी में बहुलक ज्ञात करें, तो इस श्रेणी में बहुलक क्या है? आपने देखा 1 3 2 3 3 3 और 4 3, यानी 4 बार 3 आया है, यानी बहुलक क्या है? बहुलक आपका 3 है देखिए श्रेणी में, ठीक है, तो इसी को बहुलक कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार अनुसूची किसे कहते हैं? साक्षात्कार अनुसूची की अगर बात करें, साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि अनुसूची निर्माण के बाद भी सूचना एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता को विभिन्न स्तरों पर अनेक कार्य करने पड़ते हैं। केवल अनुसूची की रचना कर लेने मात्र से ही अध्ययन के लिए आवश्यक सूचनाएं संकलित नहीं हो जाती हैं, इसलिए अनेक स्तरों से होकर के गुजरना पड़ता है, तो वही साक्षात्कार अनुसूची होती है। ठीक है, आगे देखिएगा 32 नंबर प्रश्न है, वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो प्राप्त तथ्यों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर व्यवस्थित ढंग से विभिन्न श्रेणियों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। अगर आप जिन जो फैक्ट हमारे पास मिले, जो तथ्य मिले, जो जानकारी है, उस जानकारी को कौन सी समानताएं मिलती हैं उन जानकारी में, तो एक समानता वालों को एक एक प्रकार से वर्गीकरण कर दें, उनको बांट दें। विभिन्नताओं, उनकी विशेषताओं के आधार पर हम तमाम प्रकार के तथ्यों को बांट दें श्रेणी में, तो वो होता है वर्गीकरण। डॉक्टर चतुर्वेदी जी कहते हैं कि एक रूपता व समताओं के आधार पर तथ्यों को यानी डाटा को समूह अथवा वर्गों में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, पारिभाषिक दृष्टि से वही वर्गीकरण कहलाती है। कोनोर महोदय कहते हैं कि वर्गीकरण तथ्यों को उसकी समानता और निकटता के आधार पर समूहों तथा वर्गों में क्रमबद्ध करने तथा व्यक्तिगत इकाइयों की भिन्नता के बीच पाए जाने वाले गुणों की एकात्मकता को प्रकट करने की एक प्रक्रिया होती है। तो ये एक प्रकार से वर्गीकरण के बारे में बताया कोनोर ने। तो इस प्रकार से वर्गीकरण द्वारा सार्डियन का मार्ग प्रशस्त होता है। तो वर्गीकरण होता है ये, वर्गीकरण के द्वारा ही सार्डियन यानी कि जो कॉलम और उसको मतलब कि वर्गीकरण कर लेते हैं कि भाई कौन सी कैटेगरी में कौन रहेगा, तो वर्गीकरण कर लिया, बांट लिया उसको, उसके बाद में फिर उसको कैसे कैसे हमको कॉलम में और किन पंक्तियों में कैसे उस डाटा को सजाना है, वो सार्डियन करती है। तो सार्डियन के मार्ग को अच्छा करता है, अच्छा बनाता है, प्रशस्त करता है वर्गीकरण। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं? बताएं, केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में बताएं। बढ़िया प्रश्न है। केंद्रीय प्रवृत्ति की अगर बात की जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। केंद्रीय प्रवृत्ति, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की अगर बात की जाए, सेंट्रल टेंडेंसी इसको बोलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य उस मान से होता है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया होता है। सामान्य शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति उसी को कहते हैं। वैसे केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य, समानांतर माध्य और बहुलक जो होता है इसका नाम ज़्यादा आता है। अन्य शब्दों में कहें तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में प्रायः हमारा तात्पर्य औसत से होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के में मध्यमान, मध्यांक और बहुलक, इन तीन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। तो ये तीन है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मध्यमान, मध्यांक और बहुलक। मध्यमान क्या होता है? मध्यमान आपका होता है कि भाई जो है, जो दी गई संख्या होती है, श्रेणी होती है, उसको सबको जोड़ देते हैं और उसके बाद में जितनी संख्या है उससे भाग दे देते हैं, वो मध्यमान होता है, यानी माध्य होता है। मध्यांक होता है माध्यिका, यानी कि n+1/2वां पद, और उसी को निकाल लेते हैं। जो श्रेणी दी जाती है उसको पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर क्या करते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उनमें 1 प्लस करके 2 से भाग दे देते हैं, और जो संख्या प्राप्त होती है उसी नंबर पर जो संख्या आती है वही माध्यिका कहलाती है। बहुलक जो होता है, कोई श्रेणी है उसमें जो संख्या कई बार आती है वही बहुलक कहलाती है। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। क्योंकि ये सब केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, मध्यमान की बात करें चाहे मध्यांक की बात करें चाहे बहुलक की बात करें। गिलफोर्ड ने इन तीनों मापों के अलावा 2 अन्य मापों के बारे में भी बताया है, और वो मापें कौन सी गिलफोर्ड ने बताया, एक तो होती गुणोत्तर मध्यमान और एक होता हरात्मक मध्यमान। तो इन दोनों को भी केंद्रीय प्रवृत्ति में सम्मिलित करा है किसने? गिलफोर्ड महोदय ने। ये बात ध्यान रखेंगे। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बारे में कहते हैं कि औसत वह अंक होता है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक होता है। किसी चल राशि के वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति उस माप मतलब उस समय पाई जाती है या जाएगी, जबकि मतलब उस समय पाई जाएगी जबकि जल राशि के वितरण में अधिकतर प्राप्तांक वितरण के मध्यमान या मध्यभाग में स्थित हो, तथा
वितरण के दोनों किनारों की ओर प्राप्तांक घटते हुए क्रम में हो तो उस समय एक प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति उस समय पाई जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये है एक प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, बिंदु रेखीय चित्र या ग्राफ से आप क्या समझते हैं? बिंदु रेखीय चित्र या संख्यात्मक रूप से अगर देखें बिंदु रूपी रेखीय चित्र या ग्राफ के बारे में, तो संख्यात्मक रूप से पढ़ने में सर्वाधिक सरल और एक व्यापक विधि होती है बिंदु रेखीय चित्र या ग्राफ, जो संख्याओं को इस ढंग से चित्रित करती है या प्रदर्शित करती है कि उनके संबंध आँखों को एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। संख्याओं को स्पष्ट करने में इसका महत्व सबसे अच्छा होता है बिंदु रेखीय चित्र का। स्पष्ट है कि समझने तथा रचना करने में सबसे अधिक लोचदार और अधिकतम प्रयुक्त चित्र का रूप ही बिंदु रेखीय चित्र कहलाता है। चक्कर काटती हुई रेखा मन को प्रभावित करने में सारणी से भी अधिक शक्तिशाली होती है। क्या हो रहा है, क्यों हो, मतलब क्या हो सकता है, इसको बिंदु रेख चित्र उतनी ही शीघ्रता से बता सकता है जितनी शीघ्रता से नेत्र देख सकते हैं। तो बिंदु रेख चित्र एक टेढ़ा मेढ़ा वक्र होता है जिसके द्वारा सारणी के जो डाटा होते हैं, तथ्य होते हैं, उन डाटा को, उन सूचनाओं को, उन जानकारी को चित्र की अपेक्षा अधिक आकर्षक, तुलनीय और सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ग्राफ के द्वारा लंबी अवधि से संबंधित परिवर्तनों की दिशा और उसकी या उनकी मात्रा को भी प्रकट किया जाता है बिंदु रेखीय ग्राफ के द्वारा, बिंदु रेखीय चित्र के द्वारा। तो ये है बिंदु रेखीय चित्र जिसके बारे में हमने अब आपको बताया। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। वैसे जिन प्रश्नों पर मैंने शुरुआत में फोकस करा था, रुक करके आपको मैंने समझाया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न है, देव निदर्शन से क्या तात्पर्य है बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो देव निदर्शन क्या है भैया? देव निदर्शन किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। देव निदर्शन से तात्पर्य समग्र से कुछ ऐसे अंकों का चुनाव बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्व विचार के और पूर्वाग्रह के करना होता है। पूर्वाग्रह मतलब होता है क्या? तो भाई देव निदर्शन से क्या मतलब होता है कि ऐसे समंकों का चुनाव बिना किसी पक्षपात के, कि भाई आपकी बिना किसी पक्षपात के आप चुनाव करते हैं किसी समंकों का, बिना किसी पूर्व विचार के, पहले से कोई धारणा नहीं बना करके रखते हैं। और पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से किसी संख्या के बारे में, समंक के बारे में पहले से कोई आप में किसी डाटा के बारे में आप पहले से क्लियर ना हो, या पहले से आपके बारे में ना पता हो, पहले से आप कोई धारणा मन में ना बनाए हो। पूर्वाग्रह का सीधा सा मतलब होता है कि भाई आप पहले से किसी व्यक्ति के मन में, किसी व्यक्ति के लिए अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि भाई ये फलाने व्यक्ति ऐसा है, आपने सुना कि ऐसा है, अब वो ऐसा है कि नहीं इसकी जांच नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप पहले से उसको पहले से मान लेते हैं, तो वो होती है पूर्वाग्रह। तो इसका तात्पर्य, देव निदर्शन से तात्पर्य होता है समग्र से, समग्र मतलब संपूर्ण, संपूर्ण से कुछ ऐसे समंकों या ऐसे डाटा का चुनाव करना, या चुनाव बिना किसी पक्षपात, पूर्ण विचार या पूर्वाग्रह के कर लेना होता है, जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके, उसको बोलते हैं देव निदर्शन। अभी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा इस चीज़ को। तो ये होता है आपका देव निदर्शन। इस पद्धति का प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम समग्र की सभी इकाइयों की सूची बना ली जाती है तथा प्रत्येक इकाई को समान महत्व देते हुए कुल इकाइयों से कुछ इकाइयां चुन ली जाती हैं, और चुनी हुई इकाई को ना तो छोड़ा जाता है और ना ही उसके बदले कोई दूसरी इकाई को रखा जाता है। ये होता है देव निदर्शन। कुल मिलाकर के आप देखेंगे यहाँ पर समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकें ऐसे चीज़ों को एक प्रकार से चुन लेना। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊं, कोई एक दूध की एक प्रकार से बाल्टी है, उसमें दूध भरा हुआ है, दूध की क्वालिटी को नापने के लिए जो लैक्टोमीटर या फिर जो डेयरी वाला मशीन चलता है, तो उसमें से क्या करते हैं आप, इसी दूध में से एक सैंपल थोड़ा सा निकाल लेते हैं, और उसके द्वारा आप क्या करते हैं, आप सैंपल के माध्यम से क्या करते हैं, उस दूध की क्वालिटी को पता लगा पाते हैं। थोड़े से दूध से आप देखते हैं पूरे के पूरे दूध की क्वालिटी पता चल गई, तो वो देव निदर्शन कहलाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता का अर्थ बताएं। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, फटाफट से आप बताएंगे। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है तटस्थ, तटस्थ और पक्षपात रहित निरीक्षण द्वारा तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में संकलन और विश्लेषण करना ही वस्तुनिष्ठता होती है। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रुकावट के, एकदम से निष्पक्ष होकर के
जब आप किसी कोई भी घटना है उसको किसी के पक्षपात किए बिना तटस्थ होकर के, पक्षपात रहित होकर के जब आप किसी घटना का निरीक्षण करते हैं और डाटा को यानी तथ्य को एक प्रकार से उसको इकट्ठा करते हैं, उस तथ्य का वास्तविक रूप से संकलन करते हैं और विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं बिना किसी लाग लपेट या दबाव के, तो वही एक प्रकार से वस्तुनिष्ठता कही जाती है, वही प्रक्रिया। ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपने स्वयं की भावना, उचित अनुचित के आदर्श, विश्वास, आशा और आकांक्षाओं के रंग में ना रंग कर, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको ना ध्यान में रखते हुए, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमारे लिए बुरा है इसको ना ध्यान में रखते हुए, जो सही है उसको बताना या जो चीज़ें वास्तव में है उस प्रकार के डाटा को इकट्ठा रखना है, बताना, या किसी भी तथ्य या घटना को जैसा है वैसा या उसी रूप में देखना या व्याख्या करना ही वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो वस्तुनिष्ठता यही होती है। वस्तुनिष्ठता की परिभाषा दीजिए। बढ़िया प्रश्न है। 37 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। वस्तुनिष्ठता की परिभाषा दीजिए। तो फियर चाइल्ड कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ एक ऐसी योग्यता या एबिलिटी से होता है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता स्वयं को उन दशाओं से अलग रख सके जिनका कि वह स्वयं एक अंग और किसी भी प्रकार के लगाव अथवा भावना के स्थान पर पक्षपात रहित और पूर्वाग्रहों से मुक्त तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में देख सके, जैसा है वैसा बता सके, कोई पूर्वाग्रह, कोई पहले से धारणा नहीं, कोई पक्षपात नहीं, निष्पक्ष रूप से जब किसी घटना का एक प्रकार से किसी घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है कोई अनुसंधान करता, तो वह क्रिया वस्तुनिष्ठता कहलाती है या वह मेथड वस्तुनिष्ठ मेथड या ऑब्जेक्टिव मेथड कहलाता है। ये बात जैसे ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में क्या होता है, जो प्रश्न सही है वही केवल टिक होगा, मतलब वही आप टिक करो, चाहे सही करो या गलत करो, दो में से एक करो, कोई लाग लपेट नहीं। अब लिखित परीक्षा में क्या होता है कि आप गलत लिखोगे या कुछ लिखे रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि अगर आप सही करोगे तभी नंबर मिलेगा, आप ऐसे लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर सही लिखोगे तो ही नंबर आपको मिले, मतलब कि सही क्या सही लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा, अगर कुछ गलत भी होगा बीच में तो भी आपको एक आध दो नंबर दे देते हैं। ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको नंबर गलत करेंगे तो गलत नहीं मिलेगा, सही करेंगे तो नंबर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसमें आप नंबर काट भी नहीं पाते हैं, जैसा सही होता है वैसा एकदम से कर दे, तो वैसे ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, यही होती है। लॉवेल जे कार कहते हैं कि सत्य की मतलब कि वैश्विकता का अर्थ यह है कि घटनामय दुनिया किसी व्यक्ति के विश्वासों, आशाओं और अथवा भय से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसका सभी कुछ हम अंतर्दृष्टि और कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अवलोकना के द्वारा या अवलोकन के द्वारा प्राप्त करते हैं, मतलब एकदम जो सत्य है आंखों देखा हाल उसी को बयां करना ही वस्तुनिष्ठता होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तुलनात्मक पद्धति पर टिप्पणी कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तुलनात्मक पद्धति को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपैरेटिव मेथड। तो कंपैरेटिव मेथड क्या होता है इसके बारे में बताएं। ठीक है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा भैया तुलनात्मक पद्धति किसे कहते हैं। तो समाज विज्ञानों में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग वर्तमान में बहुत हुआ, जो कि तुलना लगातार करनी ही पड़ती है। और तुलनात्मक पद्धति के द्वारा एक ही समूह अथवा समाज में घटने वाली समान प्रकृति की जो घटनाएं होती हैं सामाजिक, उन सामाजिक घटनाओं और समस्याओं की परस्पर तुलना करते हैं कि इस घटना में क्या कमियां, मतलब कि इस घटना में क्या विशेषताएं रही और दूसरी घटना में क्या विशेषताएं नहीं, तो उनकी तुलना करके हम दोनों घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उनकी समानता और उनकी असमानता को ज्ञात करते हैं, क्या समानताएं थी दोनों घटनाओं में, क्या असमानताएं थी। तो एक ही समाज में विभिन्न समयों में घटने वाली घटनाओं अथवा विभिन्न समाजों में विभिन्न स्थानों पर घटने वाली समान प्रकृति की घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी इस विधि के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बोले तो औद्योगिकरण और नगरीकरण ने यूरोपीय परिवारों को एवं भारतीय परिवारों को किस रूप से प्रभावित किया है, उनमें कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई हैं, दोनों समाजों में परिवर्तन की संभावनाएं और भिन्नताएं क्या क्या हैं। ये तमाम प्रकार के सभी पक्षों को जानने के लिए हमें तुलनात्मक पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। और इसी प्रकार से यदि हम वर्तमान में जाति प्रथा में होने वाले परिवर्तनों को नवीन रूप की जो है वैदिक कालीन जाति प्रथा से तुलना करना चाहें तब भी हमें इस विधि का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार यानी कि किस विधि का, तो हमको करना होगा तुलनात्मक पद्धति का। ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न समूहों, विभिन्न समाजों, विभिन्न स्थानों और विभिन्न समुदायों में घटने वाली सामाजिक घटनाएं, सोशल जो एक प्रकार से घटनाएं होती हैं जो है
तो उन्हीं सभी घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमें इसी पद्धति का यानी तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है आपका भाई, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है आपका 39 नंबर, निम्नलिखित अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यमान यानी मीडियन की गणना कीजिए। अब मीडियन कैसे इसमें निकालेंगे, आइए हम इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं कि कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर 10, 14, 18, 16, 22, 26, 27, 20, 24 और 12 और 23 लिखा हुआ है। अब इसमें हमको निकालना क्या है, मध्यांक निकालना या मध्यमान निकालना है, या सॉरी मध्यांक निकालना है। तो इसको निकालें कैसे, अब देखें। अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यमान की गणना करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि अपनानी पड़ती है। सबसे पहली बात क्या करना पड़ता है, प्राप्तांकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। फिर उसके बाद मध्य के पद का मूल्य ज्ञात किया जाता है। अब आइए हम इसको थोड़ा सा क्या लिखते हैं, एक आरोही क्रम में लिखते हैं आंकड़े को। तो हमने 10 यहाँ पर लिख लिया, फिर हमने देखा छोटी संख्या और कौन सी, फिर 12 है 10 के बाद में उसकी बड़ी, और फिर 12 से बड़ी कौन सी है, इनमें से 12 से बड़ी 14 है, 14 से बड़ी आप देखते हैं 16 है, उसको हमने लिख लिया। इसके बाद अलावा 18 फिर उससे बड़ी हमने लिख लिया। इसके अलावा फिर 18 से बड़ी कौन सी है, इनमें से 18 से बड़ी आपकी कौन सी भाई, 18 से बड़ी आपकी 20 है, 20 हमने लिख लिया। फिर 20 से बड़ी 22 है, हमने 22 को लिख लिया। इसके अलावा 22 से बड़ी 23 आपको दिखेगी, तो 23 हमने लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा 23 से बड़ी 24 यहीं पर थी, 24 आपका कहाँ पर है, ये 24 हमने लिख लिया। 24 से बड़ी 26 है, 26 हमने लिख लिया। और 26 से बड़ी 27, 27 हमने लिख लिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि घटते से बढ़ते क्रम में हमने इसको सजा लिया है। तो अब बस करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है भाई, कितनी संख्याएं हैं, अब आपको करना क्या है, कितनी संख्याएं भैया, एक बार मैं वैसे आपको बता दूं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 संख्याएं हैं। सूत्र क्या होता है, n+1/2वां पद। ठीक है, 2वां पद है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 संख्याएं हैं, तो n के स्थान पर 11 रखेंगे। तो 11 धन 1/2 यानी 11 1 12, तो 12/2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 6 आपका मिला। अब 6 क्या है, छठा पद, छठवां पद। तो एक देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, 20 आएगा। ठीक है, अब इधर से भी गिनेंगे तो भी वही आएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। ठीक है, तो इस तरीके से जो 20 है, यही दी गई श्रेणी का क्या होगा, माध्यिका होगी। ठीक है, या मध्यमान होगा, या सॉरी मध्यांक मान होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें हल कैसे किया गया, देखिए यही सूत्र है। मीडियन का सूत्र क्या होता है, माध्यिका का, माध्यिका का सूत्र होता है द वैल्यू ऑफ, मतलब बराबर होता है द वैल्यू ऑफ n+1/2वां पद। ठीक है, यानी कि मध्यांक बराबर क्या होता है, n+1/2वें पद का मान। क्लियर। अब देखिए मीडियन क्या है, मध्यांक मतलब कि mdn का मतलब होता है, अगर mdn आपको लिखा हुआ मिले तो mdn का मतलब होता है मध्यांक मान, यानी मीडियन अंग्रेजी में बोलते हैं, mdn लिखा हुआ। n का मतलब होता है प्राप्तांकों की संख्या, नंबर ऑफ सोर्सेस, यानी कि कितना नंबर दिया गया है उसको बोलते हैं n कैपिटल। इसके अलावा तो सूत्र में हमने रख दिया इसको भाई, सूत्र में क्या रख दिया, हमने देखा 11 जो था आपका वो क्या था, 11 यन था, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, 11 संख्या, हमने यहाँ पर 11 लिख दिया। 1+ सूत्र से और बटे 2 सूत्र से है, तो देखें ये पद का मान हो गया। अब देखें यहाँ पर 12 हो गया, 11 और 1 12, 12/2, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो यहाँ पर कितना हुआ वैल्यू, यानी कि 6 की जो वैल्यू होगी वही माध्यिका होगी। अब 6 नंबर पर आप देखिएगा वैल्यू में 6 नंबर पर कौन आ रहा है, 6 नंबर पर आपका 20 आ रहा है, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा द वैल्यू ऑफ 6 आइटम, तो इज इक्वल टू 20, 20 इज आंसर, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये सवाल पूछे जाएंगे तो आप सवाल अच्छे तरीके से लगा पाओगे, इसीलिए हमने इन सवाल को के बारे में आपको बताया। 40 नंबर वाला सवाल आप देखिएगा, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अगर मैं आपको देखूं, मतलब कि इन प्रश्नों को भी देख लूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ये भी प्रश्न आप आइए देखते हैं, इस सवाल को भी लगाते हैं कि भाई और कैसे सवाल लगते हैं। तो आप ये सब परीक्षा में आपके अगर पूछेगा तो आप कर पाओगे बड़ी आसानी से, और पूछेगा जरूर। तो आप तैयार हो जाइए अभी से कि कैसे हल करना है इन प्रश्नों को। ठीक है, आइए देखते हैं हम। देखिए अब 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यमान की गणना कीजिए, यानी मीन निकालना है आपको, मध्यमान निकालना है। उससे आपको मध्यांक निकालना था, यानी कि माध्यिका निकालनी थी। ठीक है, अब इसमें से क्या निकालना है, मध्यमान निकालना है, यानी कि माध्य निकालना है। क्लियर। अब डाटा आपको आंकड़ा बढ़िया दिया गया है। अब इसमें आरोही अवरोही क्रम में कुछ नहीं लिखना है, डाटा सभी को जोड़ करके उसके बाद में जितनी संख्या उससे भाग दे दो, जो निकले बस वही आपका हो जाएगा मध्यमान। ठीक है, देखिए
आपको प्रश्न दिया गया 21, 24, 27, 29, 29, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 42, 45। अब इसको आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है। हल कैसे करेंगे, सीधे सीधे सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा माने होता है जोड़ और एक्स माने होता है नंबर, यानी कितनी संख्याएं हैं आपकी यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 यानी कि n बराबर आपका कितना होगा, 12 होगा, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। सिग्मा एक्स यानी कि जोड़ नहीं लिया हमने, तो इन 12 संख्याओं को सभी को आपस में जोड़ेंगे। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के, अगर आप जोड़ेंगे तो 385 कुल मिलाकर के जोड़ने पे आएगा। अगर आप चाहो तो जोड़ लीजिएगा इसको, बाकी अगर विश्वास करो तो 385 इन सभी को जोड़ने पर आएगा। यानी कितनी, यानी 12 संख्याएं हैं, 385 सभी का जोड़ हो गया। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है यम बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स बटे एन। जहाँ पर जो यम है आपका वो क्या है, यम आपका मध्यमान है, सिग्मा आपका योग यानी कि जोड़ है, और यक्स आपका प्राप्तांक है यानी स्कोर है, यन आपका प्राप्तांकों की संख्या है, नंबर ऑफ सोर्सेस। तो आप सूत्र पे रख दीजिए इसको सीधे सीधे। यम बराबर होता है, यम बराबर क्या होता है, या समानांतर माध्य बराबर होता है दी गई संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। तो हमने देखा संख्याओं का योग कितना हमने निकाला था 385 बटे कुल संख्या, यानी कि हमने लिखा 12, 12 संख्याएं हैं। 12 से इसको काट लीजिए, आपका जो आएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 से आप काटेंगे तो बिल्कुल कट जाएगा, तो 12 से काटेंगे तो 32.083 आएगा आपका, या 32.08। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32.01। ये आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, समानांतर माध्य हो जाएगा, या मध्यमान हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने इन प्रश्नों को यानी सवाल वाले प्रश्नों को जान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और मैं आपको बताऊँगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप हिंदी साहित्य का भी आप देख लीजिएगा, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, इसका भी महासंग्राम वीडियो मैंने दे दिया है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं एक रिवीजन कर ले रहा हूँ, जो शुरुआती प्रश्नों को मैंने आपको नहीं बताया था, तीव्र गति से मैं इस पर चर्चा कर दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ये प्रश्न कल की परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे, तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ बताइए। सामाजिक अनुसंधान होता क्या है, इसको समझ लिए थोड़ा सा। मुश्किल से 4-5 मिनट में मैं थोड़ा सा रिवीजन आपका करवा दूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। सामाजिक अनुसंधान या शोध क्या होता है, तो सामाजिक अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया होती है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, सामाजिक अनुसंधान जो होता है सामाजिक संबंधों और घटनाओं की व्याख्या करता है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संबंधों के बारे में नई नई खोज करता है, ठीक है, तथ्यों की खोज करता है, फैक्ट बताता है। सामाजिक अनुसंधान प्राचीन तथ्यों से में सुधार करता है, और सामाजिक अनुसंधान कार्य कारण संबंधों की खोज करता है। सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली का उपयोग करता है। सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी विश्लेषण होता है। सामाजिक अनुसंधान में सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक समस्या का समाधान होता है। सामाजिक अनुसंधान प्राक कल्पनाओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में सत्य की खोज तथ्यों पर आधारित होती है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान ये सब होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। सामाजिक अनुसंधान की अगर बात की जाए तो सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक स्तर पर लाने का श्रेय सामाजिक अनुसंधान को जाता है। समाजशास्त्र को अगर वैज्ञानिक स्तर पर लाया किसी ने, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा, सोशल रिसर्च के द्वारा ही ऐसा हो सका है। सामाजिक अनुसंधान समाज शास्त्र के अतिरिक्त अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी प्रयुक्त किया जाता है। वास्तव में सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि का ही दूसरा नाम होता है। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न परिभाषाओं से इस बात तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि अनुसंधान का अर्थ मतलब होता है खोज करना, या एक प्रकार से रिसर्च करना। तो यह खोज किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है, किंतु जब अनुसंधान के पूर्व सामाजिक शब्द लग जाता है तो इसका आशय हो जाता है सामाजिक तथ्यों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, ठीक है। कुल मिला करके सामाजिक अनुसंधान पद्धति जो है ये समाज में आप पढ़ते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं शैक्षिक सांख्यिकी आपको पढ़ना पड़ता है शिक्षा शास्त्र में, तो उसमें भी यही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, समांतर माध्य माध्यिका, ठीक है, यही सब पढ़ना पड़ता है। उसमें भी ग्राफ वगैरह और वर्क जो है वक्र वगैरह पढ़ना पड़ता है, सवाल लगाना पड़ता है। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में आपको मनोविज्ञान में भी आपको मिलेगा ये चीज़, ठीक है। सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा की अगर बात की है तो सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों, घटनाओं और तथ्यों के कारणों, अंतर संबंधों, प्रक्रियाओं आदि का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण करता है। ये जरूर ध्यान रखेंगे, क्या करता है सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन यानी सोशल लाइफ, सामाजिक संबंध सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक घटनाएं, ठीक है, सोशल इंसिडेंस, इसके अलावा तथ्यों के कारण यानी जो सामाजिक यानी सोशल जो फैक्ट होते हैं उनके क्या कारण है, इसके अलावा अंतर संबंध सामाजिक अंतर संबंधों और प्रक्रियाओं, इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, वो होता है सामाजिक अनुसंधान। रेमैन और मोरी के शब्दों में अगर देखें तो कहते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु
व्यवस्थित प्रयत्न को ही हम अनुसंधान कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। मानव एक जिज्ञासु प्राणी होता है और सदैव नवीन तथ्यों की जानकारी वो खोजता रहता है। सामाजिक अनुसंधान उन मानवीय क्रियाओं की एक संकेत की ओर एक संकेत करता है, जिसके द्वारा हमें सामाजिक घटनाओं और इसके कारकों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये होता है सामाजिक अनुसंधान। लुंडबर्ग कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण और सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्मी विषयक और व्यवस्थित पद्धति होती है एक। तो ये होती है सामाजिक अनुसंधान। कुल मिलाकर के सामाजिक अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, संबंधों और घटनाओं की व्याख्या करती है। और इसके अलावा सामाजिक संबंधों की व्याख्या और जो है उसके एक प्रकार से घटनाओं की व्याख्या करती है, सामाजिक संबंधों के बारे में बताती है। तो ये सामाजिक अनुसंधान होती है। क्लियर? सामाजिक अनुसंधान की अगर बात की है तो इसमें और भी प्रश्न जो आपका इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझ लेते हैं। निदर्शन या प्रतिचयन क्या होता है? ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। निदर्शन एक पद्धति होती है, निदर्शन पद्धति व प्रणाली होती है। इसके बारे में जानिए, चूंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएगा। ठीक है, निदर्शन पद्धति क्या होती है? निदर्शन पद्धति वह पद्धति या वह प्रणाली है जिससे समग्र में से सावधानीपूर्वक कुछ ऐसी इकाइयों को चुन लिया जाता है जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रतिचयन या निदर्शन मैंने आपको बताया था, ये एक प्रकार से जैसे डेयरी में आप देखते हैं दूध जो होता है उसकी सैंपलिंग करी जाती है, थोड़े से चीज़ को निकाल करके पूरा के पूरे चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है। जैसे कार्बन डेटिंग होती है, वो ऐसी पद्धति पर होती है, निदर्शन पद्धति पर। ठीक है, गुडे और हार्ट कहते हैं कि एक निदर्शन जैसा कि नाम से ही विदित या जानकारी होती है, क्या कि एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधि है। ठीक है, प्रतिनिधि मतलब क्या होता है कि एक बड़ा ड्राम है, उसमें 200 लीटर दूध है। अब उन 200 लीटर दूध के फैट कितना है, 200 लीटर रुपए जो दूध है, मतलब 200 लीटर जो दूध है, इसका फैट कितना है, इसका रेट निकालना है। तो एक मशीन आती है, ठीक है, डेयरी पर रहती है, डेयरी वाले लोग रखते हैं। तो उसमें एक प्रकार से उसमें दूध का एक डब्बा होता है छोटा सा, बहुत छोटी सी कुप्पी होती है, उसमें 50 या 40 ग्राम या 10 ग्राम दूध आते हैं। तो उसी 50 ग्राम मान लेते हैं, 50 ग्राम दूध, 50 ग्राम क्या लगभग और कम आते हैं। तो लगभग 30-40 ग्राम या 10 ग्राम दूध जो होता है इस डब्बे में आता है, और इसी डब्बे में दूध निकाला जाता है उस ड्राम से, और उसी दूध से एक प्रकार से उस पाइप में लगा देते हैं जो मशीन होती है। मशीन उस दूध को सोखती है और उसके बाद में मशीन की क्वालिटी, मतलब कि मशीन की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूध की क्वालिटी का पता वो मशीन बता देती है कि भाई कितना जो है इसका रेट लगा है, कितने रुपए लीटर दूध है, और कितना एक प्रकार से इसका फैट बना हुआ है। पूरा डिटेल जानकारी आपको मशीन बता देती है, और उस आधार पर आप पूरी के पूरे ड्राम के दूध की एक प्रकार से कीमत लगाते हैं, चूँकि आपने देख लिया कि भाई ये चीज़ है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरीके से ये होती है आपकी कौन सी प्रणाली भाई? इसको बोलते हैं निदर्शन या प्रतिचयन प्रणाली। श्रीमती यंग कहती हैं कि एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह का या मतलब संपूर्ण या योग का एक अतिलघु चित्र होता है, छोटा चित्र होता है, जिसमें से कोई मतलब कि जिसमें कि निदर्शन को प्राप्त किया जाता है। तो निदर्शन संपूर्ण या समग्र का वह छोटा भाग है जो अपने इस छोटे रूप में भी संपूर्ण या समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में निदर्शन सदैव समग्र की अपेक्षा छोटा होता है और समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, और जिसमें से समग्र की विशेषताएँ उसमें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये होता है आपका समग्र वाला। ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या होती है? अच्छा, वर्णनात्मक शोध प्रारूप क्या होता है? हमारे समाज में अनेक सामाजिक जीवन से संबंधित ऐसे पक्ष होते हैं जिसके संबंध में भूतकाल में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया है, और इस स्थिति में वास्तविक तथ्यों का संकलन जिस शोध के आधार पर किया जाता है वो वर्णनात्मक शोध कहलाता है। चूँकि इससे पहले उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो वर्णन करके उसके बारे में बताना पड़ेगा कि भाई ये है क्या वास्तव में, सारी चीज़ों को समझाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले उस मुद्दे पर अगर शोध हो गई है तो किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर वो आपका वर्णनात्मक शोध नहीं रह जाता। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, इन चीज़ों को जाना। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के बारे में आप समझ लीजिए, क्या है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति भैया? तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो होती है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपकी परीक्षा में आएगा। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अभिप्राय किसी एक निश्चित या एक सामाजिक इकाई से रिलेटेड संपूर्ण पक्षों का अत्यंत व्यापक, सूक्ष्म और गहन अध्ययन करता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अध्ययन हेतु चयनित सामाजिक इकाई एक व्यक्ति हुई हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकती है, एक समुदाय, एक जाति, एक राष्ट्र, एक सांस्कृतिक क्षेत्र और इतिहास का कोई एक युग। तो किसी एक का अध्ययन करना ही व्यक्तिगत अध्ययन कहलाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक समूह के बारे में, किसी एक संस्था के बारे में, किसी एक समुदाय या किसी एक जाति या एक राष्ट्र के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये होती व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। गुडे और हार्ट कहते हैं कि
यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक विधि है ताकि अध्ययन की जाने वाली सामाजिक विषय वस्तु के वैज्ञानिक गुण संरक्षित रह सकें। पीबी यंग कहती हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई के जीवन की खोज तथा विवेचना की पद्धति है। भले ही वह इकाई व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय ही क्यों ना हो, तो ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा ही किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक अति प्राचीन पद्धति है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा, सारी चीज़ों को समझा, तो इन सभी प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से लगातार मैं वीडियो आपको देता रहता हूँ, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में शोध की विधियाँ, ये आपके पेपर का नाम था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि अंग्रेजी में बोलें अगर इसी को, तो क्या होता है अंग्रेजी में रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, ठीक है। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ लिया, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर और चीज़ नहीं बताई थी, उसको मैंने छोड़ दिया था, उसको भी समझ लीजिएगा। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के बाद में सहगामी अवलोकन क्या होता है, इसको भी समझ लें, परीक्षा में हो सकता है प्रश्न आ जाए। सहगामी अवलोकन की बात की जाए तो सहभागी सहभागी अवलोकन से तात्पर्य ऐसे निरीक्षण से होता है जिसमें निरीक्षणकर्ता उस समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना होता है जाकर के बस जाता है और उस समूह की सभी क्रियाओं में समूह के सदस्य के रूप में भागीदारी बनता है और साथ ही साथ निरीक्षण भी करता रहता है, उस समूह के सदस्यों के बीच में रहता है और उनके जैसे व्यवहार करता है और उसके बाद में उनके बीच में रह करके चीज़ों को जानता है, सहभाग करके उनके बारे में जानकारी करके सारी चीज़ों को पता पाता है, तो वो सहभागी अवलोकन होता है, ठीक है। प्रोफेसर जॉन मैच कहते हैं कि जब निरीक्षणकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों के दिलों की धड़कनों से मिल जाती हैं, तो और बाहर कि वह बाहर से आया हुआ कोई अनजाना नहीं रह जाता है, तो जानना चाहिए कि वह व्यक्ति सहभागी निरीक्षण की संज्ञा पाने का अधिकारी। कोई व्यक्ति बाहर से आता है कोई शोध करने के लिए आपके गाँव में, तो वो गाँव जैसा ही माहौल बना दे, गाँव जैसा ही व्यवहार वो करे सभी से, और सभी से घुल-मिल जाए 10 दिनों में, 20 दिनों में, तो वही अच्छा माना जाता है सहभागी निरीक्षणकर्ता। गुडे और हार्ट कहते हैं कि इस कार्य प्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि अनुसंधानकर्ता अपने समूह को सदस्य के रूप में स्वीकृत हो जाने के योग्य बना लेता है। तो ये होता है आपका सहभागी अवलोकन। प्रश्नावली मैंने आपको बता दिया था, साक्षात्कार भी हो गया आपका, माध्य भी हो गया, माध्यिका हो गया, सामाजिक अनुसंधान के चरण भी हो गया आपका। द्वितीयक समंक क्या होता है? प्रथम समंक तो आप लोगों ने देख लिया था, द्वितीयक समंक क्या है भई? द्वितीयक समंक की अगर बात की जाए, समझ लीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। द्वितीयक समंक की अगर बात की जाए, तो श्रीमती पीबी यंग कहती हैं कि द्वितीयक सामग्री को प्रभावित करते हुए लिखा कि द्वितीयक सामग्री वह सामग्री होती है जिसको मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के बाद काम में लिया गया हो और जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने पहली बार सामग्री को संकलन को नियंत्रित किया था। मान लेते हैं कोई मूवी बनाई जा रही है, तो मूवी में जो गाना है वो पुराना गाना यूज किया जा रहा है, तो पुराना गाना क्या होता है? द्वितीयक समंक होता है, ठीक है। अगर नया गाना उस मूवी के लिए पर्टिकुलर बनाया जाता है तो वो होता है आपका प्राथमिक समंक। लेकिन अगर उसी मूवी में नई मूवी है लेकिन पुराने गाने को, किसी गाने को या किसी एल्बम के गाने को उसमें रख दिया गया, तो वो होता है द्वितीयक समंक, ठीक है। पीएच मान की अगर बात की जाए, पीएच मान कहते हैं, ठीक है, पीएच मान कहते हैं कि द्वितीयक सामग्री द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, अर्थात ये पहली बार संकलित की गई सामग्री नहीं होती है। अन्य कि वरन अन्य व्यक्तियों के द्वारा संकलित मूल तथ्यों के आधार पर रचित तथ्य होते हैं, उनको रख करके किया जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, जाना और परखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आपका पेपर अच्छा भी होगा। धन्यवाद।